हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने सॉइल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है वो हमने कवर कर ली। अब इस लेक्चर में हम सेकंड टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखेंगे। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लीजिए हमारी ये एक साइट है, ठीक है, जिस पे हमने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए 4 साइट्स है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। गेट में 3 साइट्स का क्वेश्चन आया है, मैं 4 ले रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट वही रहता है, मैं एक स्टेप आगे चल के 4 साइट्स ले रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट 2 3 4 कितनी भी साइट्स हो सेम रहेगा। वो क्या देखते हैं। मान लीजिए 4 साइट्स हैं, ये ए साइट, ये बी साइट, ये सी साइट और ये डी। ये चारों वो वाली साइट्स हैं जिनसे हम मटेरियल खोद के, पिट एक्सकवेट करके, सॉइल को खोद के यहां साइड पर लेकर आएंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे जज करें कि इन चारों में से कौन सी साइड बेस्ट सूटेबल है? क्वालिटी चारों साइड्स पे हमको ओके मिल रही है, ठीक है। अब कैसे जज करें? अब कैसे देखिए, हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है ना, उसमें एक चीज पे डेफिनेटली वो रन करती है एंड दैट इज इकोनॉमी। पैसा कितना है, ठीक है। और अगर आपने टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हों, राइट, अभी तक, तो आपको पता चल गया होगा हम L1 कॉन्ट्रैक्टर को चूज करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो हमसे कम पैसे ले सेम काम को करने के लिए। तो यहां पर भी जब हमें पता चल गया कि ए बी सी और डी, इन चारों साइड्स में हमें गुड मटेरियल मिल रहा है जो हमें यूज करना साइड पे। अब कैसे जज करेंगे? बेस्ड ऑन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो आपको दिया जाता है पेपर में कि मान लीजिए ए से, आपको पहले तो डिस्टेंस गिवन होंगे सभी साइड्स के। मान लीजिए कुछ भी मान सकता हूं मैं, मान लीजिए जो ए का डिस्टेंस है गिवन दैट इज 100 किलोमीटर। ए जो है ना वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी साइड पे, हमारी साइड से जिस पे हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करनी है। बी लेट्स से ये 200 किलोमीटर है। सी कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 250 किलोमीटर। और डी मान लीजिए सबसे पास है, कितना, 75 किलोमीटर मान लेते हैं, राइट। मानने में क्या जाता है, राइट, मान लेते हैं। कितना भी हो सकता है, हमने 75 मान लिया, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे हमको ठीक लगता है हमने मान लिया 75 किलोमीटर। और मेरा एक डेलिब्रेट पर्पस भी था इसको सबसे कम मानने का, कि ये सबसे मैंने आखिर में लिखा है और इसका डिस्टेंस मैंने आपको सबसे कम दे दिया, ठीक है। गेट भी कैसे ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि आप उसी सीक्वेंस में ना चलते जाओ, 100 200 250, तो ये भी चलो ज्यादा होगा, अब कैसे ना कैसे कोई गलती ना कर दो। गेट वो पॉइंट ढूंढता रहता है। मैं पहले ही उन चीजों को काउंट में लेके आपको वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसी टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पेपर में ना कुछ ऐसे गिवन होगा कि लेट्स से कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात हो रही है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन पर मीटर क्यूब इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन पर मीटर क्यूब, ठीक है। कितना भी हो सकता है, या हो सकता है आपको एक्चुअल रेट्स ही दे दिए जाए कि कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन तो मान लो 3 रुपए पर किलोमीटर है, 3 रुपए पर मीटर क्यूब है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर वो है 5 रुपीज पर किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन जो होगी वो पर मीटर क्यूब के हिसाब से होगी कि कितना वॉल्यूम आप खोद रहे हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन उस हिसाब से होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होगी इधर से इधर तक लाने के लिए, इधर से इधर तक लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो पर किलोमीटर के हिसाब से होगी इन रुपीज, ठीक है। तो मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकैवेशन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये मैंने मान लिया ट्वाइस। इसको मैं सेकंड मार्कर से लिखता हूं, अभी फिलहाल ब्लू मार्कर इज नॉट, यस वो रहा। अब इससे मैं लिखूंगा ट्वाइस कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन। पर ये भी इनकम्प्लीट है। वो क्यों? मैंने सीधा लिख दिया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन। ऐसे नहीं, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्या, इतना डिस्टेंस कवर करना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है, इक्वल थोड़ा ना यार कॉस्ट होगी। स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज मैंने स्पेसिफाई कर दी कि ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर की जो कॉस्ट होगी वो ट्वाइस होगी कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब। बस अगर मुझे यही दिया है, सीधा ये दिया है, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा। ठीक है, कि मान लीजिए जो ये कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डबल क्या है ना कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन से पर मीटर क्यूब, तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन मैं अपनी तरफ से मान लूंगा लेट्स से 1 रुपए पर किलोमीटर, 1 रुपए पर मीटर क्यूब। ठीक है, मान लेता हूं मैं ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब, लेट्स राइट इट हियर, कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब, उसको मैंने 1 रुपीज मान लिया, राइट, 1 रुपीज पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेट्स राइट इट विद दिस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है, उसको मैंने यहां पर मैंने इधर ही पर मीटर क्यूब स्पेसिफाई कर दिया, तो इधर लिखने की जरूरत अब मेरे को नहीं है, राइट। जब मैंने इधर लिख दिया दैट कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन इज ₹1 पर मीटर क्यूब, तो इधर ना लिखूं, इट्स ओके। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब मेरे को एक रिस्ट्रेंट के हिसाब से माननी पड़ेगी, उस हिसाब से कि मैंने कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन क्या मानी है, ₹1 पर मीटर क्यूब मैंने अपनी तरफ से मान ली। मुझे बस ये गिवन था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब। अभी जो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन खोदने में कितना मेरा पैसा लग रहा है पर मीटर क्यूब, वो मैंने मान लिया 1 रुपीज पर मीटर क्यूब। खोदने में कितना पैसा लग रहा है इन साइड्स पे ABCD पे, सभी में खोदने में मेरा इतना पैसा लग रहा है 1 रुपीज पर मीटर क्यूब, और ट्रांसपोर्ट करने में, इन चारों साइड्स में से ट्रांसपोर्ट करने में कितना पैसा लगेगा, इसका ट्वाइस, डबल इसका, कितना मैंने माने 1 रुपीज, तो ये कितना मानना पड़ेगा ट्वाइस इसका डबल 2 रुपीज, तो 2 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको मैं 100 रुपए मान लेता तो इसको 200, ठीक है, इसको मैं 2 रुपए मान लेता तो इसको 4 रुपए मानता, ठीक है, इसको 5 रुपीज 5 पर मीटर क्यूब मानता तो इसको 10 रुपीज पर किलोमीटर मानता। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं अपनी जो कॉस्ट है उसको मान सकता हूं, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 रुपीज पर मीटर क्यूब और 2 रुपीज पर किलोमीटर मान लिए। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, पर अब थोड़ा एक्चुअल सॉल्व पे आते हैं। देखिए एक्चुअल में साइट पे जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें उसका टोटल वॉल्यूम हमें पता होगा। सॉइल की जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, सॉइल का जो भी हमको जो भी बनाना है, उसका टोटल वॉल्यूम हमको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको डेटा गिवन होगा कि आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपको इसका पता रहेगा। अब वॉइड रेशो
बी आपको पता होगी किसकी, साइड पे जो सॉइल हमको एक्चुअली में कॉम्पैक्ट करके जो यूज हो गया, जब बन गया हमारा, जो भी हमको बनाना है, मान लीजिए एम्बैंकमेंट ही बनानी है हाईवे की, तो उस पे वॉइड रेशो एंड में जो यूज हो गई, जो एक्चुअल हो गई, दैट इज ई, मान लिया मैंने, ठीक है, दैट इज ई। तो उससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। कैसे? टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस ई, उस फॉर्मूला का यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम निकालेंगे। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो जब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लिया, तो ए, बी, सी और डी चारों पे कहीं पर भी आप कुछ खोदो, जो सॉइल है वो अगर सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आपने यहां से निकाल लिया, वो ए, बी, सी, डी किसी की भी बात कर लो, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाला इसका, पर हमें इसका निकालते ही इन चारों का पता चल गया कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन चारों का पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसका, 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 इसका पता चल गया हमें। ठीक है, और वॉइड रेशो वो आपको दी होगी, राइट, इन चारों की। मान लीजिए ये है ई ए, वॉइड रेशो जो ए साइड की है, ए पे जो पिट है उसकी वॉइड रेशो ई ए, इसकी वॉइड रेशो ई बी, इसकी वॉइड रेशो ई सी और इसकी वॉइड रेशो ई डी। ठीक है, अब वॉइड रेशो भी हमें पता चल गई। जब हमें वॉइड रेशो हमें गिवन है, अगर नहीं गिवन तो आपको पता चल जाएगी, आपको कुछ दिया होगा कि आप वॉइड रेशो उससे निकाल लोगे। ठीक है, वॉइड रेशो ये भी हमें पता है, तो हमें फॉर्मूला पता है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो वो हमें अब पता है, तो वॉइड रेशो पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई करके टोटल वॉल्यूम आप निकाल लोगे। किसका? उस पर्टिकुलर साइड का जिसकी आप वॉइड रेशो यूज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई ए करूं, ई ए, तो मुझको जो ए साइड पे जो टोटल वॉल्यूम खोदना पड़ेगा, मेरे को एक्सकावेट करना पड़ेगा पिट में से, वो मेरे को पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम ई ए, वीटीए। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई बी करके टोटल वॉल्यूम बी का पता चल जाएगा, जो मेरे को खोदना पड़ेगा, एक्सकावेट करना पड़ेगा। उसी तरह टोटल वॉल्यूम सी का पता चल जाएगा, और उसी तरह टोटल वॉल्यूम डी का पता चल जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया टोटल वॉल्यूम। अब आपको ए, बी, सी और डी इन चारों साइड्स का आपको टोटल वॉल्यूम पता चल गया, कितना एक्सकावेट करना पड़ेगा। अब जब आपको टोटल वॉल्यूम पता चल गया, तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन है ₹1 पर मीटर क्यूब। आपने मीटर क्यूब निकाल लिया, मान लीजिए ए साइड का आ गया, जो मैंने टोटल वॉल्यूम वीटी ए निकाला, वो मान लीजिए आ गया लेट्स से 10 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 10 इंटू 1। अगर मैंने यहां पे ₹2 पर मीटर क्यूब लिया होता तो 10 इंटू 2 20 हो जाती। ठीक है, ₹20। सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं मैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करके नहीं, सिंप्लीफाई। तो फिर कितनी हो जाती? ₹20। अगर ये मान लीजिए 30 मीटर क्यूब आ जाता तो वो ₹30 आता जाती यहां से, राइट, कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन। तो जितनी भी आती उतनी निकाल लेते। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सकावेशन जो इसका होगा ए साइड का, वो हम निकाल लेंगे, वैसे बी का निकाल लेंगे। इसकी जो टोटल वॉल्यूम है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मीटर क्यूब में है ना टोटल वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब कैंसिल, सीधा रुपीज में अमाउंट आ जाएगी आपकी। पर मीटर क्यूब आपको पता है, टोटल वॉल्यूम पता है कितनी मीटर क्यूब, सीधी आपको अमाउंट आ जाएगी।
तो इन चारों में से जब इसको टोटल वॉल्यूम ए को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ₹1 से, तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन जो ए की होगी वो आ जाएगी। जब बी से करोगे तो बी की आ जाएगी, सी से करोगे टोटल वॉल्यूम सी से तो सी की कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वॉल्यूम डी को ₹1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी के जो एक्सकवेट करके कॉस्ट आएगी जो, वो फिर डी साइड की आ जाएगी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम कहां तक चले गए? जो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन है वो हमने निकाल ली चारों साइड्स की, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन इसकी आ गई मेरे पास ए की, ठीक है। इस बी की कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन आ गई, इस सी की कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन आ गई, और इस डी की कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन मेरे पास आ गई, जितनी भी होगी। ठीक है, इसकी मान लीजिए मेरे पास आ जाती है ₹30। ठीक है, इसकी आ जाती है ₹50, इसकी आ जाती है ₹70, और इसकी आ जाती है लेट्स से ₹200। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो अब ये आपने निकाल ली। अगला स्टेप क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालना। वो क्या है? ₹2 पर किलोमीटर। वो तो सीधा सीधा आपको ये गिवन है कि कितना डिस्टेंस है। ए का डिस्टेंस साइड से आपको गिवन है, बी का डिस्टेंस साइड से आपको गिवन है, सी डी चारों का डिस्टेंस आपको गिवन है। उस डिस्टेंस को ₹2 से मल्टीप्लाई करो पर किलोमीटर, ₹2 पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कितने किलोमीटर है हमारी साइड से ये चारे पिट्स ए बी सी डी, वो आपको पता है। तो उस डिस्टेंस को, मान लीजिए ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ए की क्या आएगी? 100 इंटू 200। ए की आएगी 200, राइट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये सी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मैं डिनोट कर रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो, मैं इससे कर रहा हूं। ये इन जनरल इससे करते नहीं है, जैसे जो बाकी हमने पैरामीटर्स करे उनको उनसे ही डिनोट करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से सीटी मान रहा हूं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसकी क्या आ जाएगी? 100 इंटू 200। इसकी क्या आ जाएगी? बी की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बी की कितनी आ जाएगी मेरे पास? 200 डिस्टेंस गिवन है, 200 इंटू 2 400। इसकी ₹400 आ गई। इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी की कितनी आएगी मेरे पास? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी की मेरे पास कितनी आएगी? 250 इंटू 2 ₹500, राइट। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डी की मेरे पास कितनी आएगी? 75 इंटू 2 150, ये ₹150 आ जाएगी मेरी, राइट। दीज आर ऑल इन रुपीज, 200 400 दिस 500 एंड 150, ये सब रुपीज में है। अब आपका नेट रेट आ जाएगा कि अगर ए से लाना है तो कितना, बी से कितना, सी से कितना और डी से कितना। कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन आ गई, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गई। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये कितना बनता है? कॉस्ट अगर ए साइड से लाना है मेरे को, वो कितनी पड़ेगी? 30 प्लस 200, ये आ जाएगी ₹230 अगर ए से लाना है। ठीक है, खोदने की निकाली, एक्सकवेशन की, ट्रांसपोर्ट करने की निकाल ली, अब ऐड कर दो 230। उसी तरह बी की एक्सकवेशन की है, बी की हमने मानी थी ₹50 और ट्रांसपोर्ट करने की है 400 प्लस 50 450। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सी वो कितनी आ रही है हमारी? टोटल कॉस्ट एक्सकवेशन की हमने मान ली थी ₹70, मान ली थी हमने। 70 तब आएगी अगर 70 मीटर क्यूब है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 70 मीटर क्यूब है तो 70 इंटू 1 ₹70 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 70 मानी है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई है 500, तो 500 प्लस 70 ये बनेगी 570, ये बनेगी मेरे पास 570। अगर सी साइड से लाना है मेरे को, एक्चुअल साइड पे जहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर डी से लाना है तो उसकी कितनी कॉस्ट बनेगी मेरी? अगर डी से लाना है, डी से अगर लाना है तो 200 मीटर क्यूब आई होगी, तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹200 आ गया। ठीक है, तो 200 तो आ गई एक्सकवेशन की
और ट्रांसपोर्टेशन की 150, तो 200 प्लस 150 350, ये आ गया 350 रुपीज। ये 350 रुपीज। तो अब किस साइड से लाएंगे हम अपना मटेरियल? हमने यूज करना है, हमको पैसे देने हैं किसी को। हमने वर्क किया कि इसको इतने पैसे देने, क्वालिटी से मिलेगी, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, चारों का कलेक्ट कर लिया। अब चारों में से किससे लेंगे? क्वालिटी सेम है, चारों में से किससे लेंगे? जिससे सबसे सस्ता पड़ रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट सबसे कम होगी उस साइड से हम अपना मटेरियल ले लेंगे। देखते हैं कौन सी साइट है। 230, 450, 570, 350, सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है? 230 वाला सबसे सस्ता पड़ रहा है। 230 सबसे सस्ता पड़ रहा है। ए जो है ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज ए इज मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ए, अगर ए साइड से मैं लेके आऊं अपना मटेरियल, अपनी सॉइल को, तो वो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता पड़ेगा। तो मैं किससे लेके आऊंगा? ऑफ कोर्स ए से। ए इज मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, राइट? दिस। अब ये हमारी होगी सेकंड टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। समझाने में टाइम लगा, सॉल्व करने में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपने अच्छे से रिवाइज किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए हैं, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मेनली जो बेसिक सॉइल है उसमें से लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ईएससी प्री की बात करूं, मेंस में थोड़ा सा पूछा जाता है लेवल इससे ऊपर, पर ईएससी प्री की बात करूं या गेट की बात करूं या जो उससे लोअर लेवल के एग्जाम्स हैं उनकी मैं बात करूं, तो मैक्सिमम इस डिफिकल्टी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। गेट में 3 साइड्स दी हुई थी, मैंने 4 साइड्स लेके आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है, एक ऊपर ले ली, एक स्टेप ऊपर गेट से जाके मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी, राइट? तो आपको, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और पूरा पूरा पता है कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा पूरा, क्योंकि मैंने पूरा 100% दिया इसमें। तो और भी किसी से जिसको इससे बेनिफिट पहुंच सकता है तो उसे काइंडली शेयर करके इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, राइट? थैंक यू वेरी मच।